नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपकी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आज आपको एक नया टॉपिक मैंने पढ़ाने की सोची, क्योंकि साथ के साथ ये और भी सारे बच्चों को भी कराना जरूरी था, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डीएसएसबी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो केवीएस के स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर हो गया, उनको भी अपने मार्क्स पता होने चाहिए कि उनको इंग्लिश में जो उन्होंने क्वेश्चंस करे हैं वो कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन से गलत हो गए और कौन से अब गलत करने के लिए अगर पेपर में आएगा तो उससे बचना है। क्योंकि दिसंबर आपको पता है डीएसएसबी के जो एग्जाम्स है वो भी अब थोड़े दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए आप वो सिली मिस्टेक्स दोबारा ना कर पाओ, इसीलिए मैंने आज आपको ये सोचा कि आपकी क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चंस करा देता हूं। तो जो बच्चे ऑनलाइन ऑलरेडी जो मेरे से पढ़ते हैं, जो पेड बैच में पढ़ते हैं, उनके बैच में आई थिंक एडवर्ब करा रहा था एक बैच में, तो उनको वहीं पे स्टॉप करना, कल के दिन मैं वापस आपको वही स्टार्ट कराऊंगा। बट आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जिसमें से एक सेट मैंने सॉल्व करवा भी दिया था, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सारे थोड़े और ब्रीफ में, थोड़े से और ज्यादा इसके क्वेश्चंस, ताकि वो पेपर में ऐसा ना हो कि कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो हमसे वो क्वेश्चन ना हो पाए, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और इसमें सारी शिफ्ट है भाई, सारी शिफ्ट का मतलब हो गया कि आपकी 4 शिफ्ट थी टोटल, चारों के चारों शिफ्ट के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक्सप्लेनेशंस भी होंगी, तो इसलिए जो बच्चे केवीएस वाले हैं, जो डीएसएसबी वाले हैं और जो एसएससी वाले हैं, जो 3 हमारे बैचेस चल रहे हैं, वो बैच वाले बच्चे आज इनको ये सॉल्व करेंगे। और मैं जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन मेरे से करते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट करके रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। बाकी मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आप लोग राइट डाउन करते रहना उसी टाइम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, और आप भी एक बार देखो और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप भी इसके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था कि आइडेंटिफाई द क्लॉज, यानी कि उसने आपसे क्या पूछ लिया कि क्लॉज को बताइए ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपने देखा होगा क्लॉज के जब भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं तो वो आपको अंडरलाइन करके जरूर देगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द बिल्डिंग विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन दिस इन द ईयर 1942, और बोला है कि विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1942, ये यहाँ पर कौन सा क्लॉज है। अब यार मैंने आपको ना बहुत बार, एक बार नहीं यार, मल्टीपल टाइम्स मैंने क्लासरूम के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन यूट्यूब वाले बच्चों को भी, सबको मैंने एक ट्रिक सिखा रखी है और मैंने हमेशा बताया इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दोबारा बताने जा रहा हूं, जब भी आपको बच्चों कोई पूछेगा क्लॉज को फाइंड करो, आप समझ जाना कि उसके अंदर आपको क्या मिलना जरूरी हो जाएगा सर, तो कंजंक्शन। बिना कंजंक्शन के क्लॉज आपको फाइंड नहीं कर पाओगे। आप इस कंजंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। एक कैटेगरी में डिवाइड कर लो जिसमें आपके पास वो सारे कंजंक्शन जाएंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट होगा, और दूसरा आपके पास जो अदर्स हो जाएंगे वो हमारे पास अदर वाले टाइप हो गए, यानी कि एक में रिलेटिव प्रोनाउन, एक में अदर्स वाले। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन से कंजंक्शंस फॉलो करता है, तो आप सबको पता है, एक करता है सर WH फैमिली का वर्ड, और एक वर्ड फॉलो करता है दैट। क्या करता है? WH फैमिली का वर्ड और एक फॉलो करता है दैट। और बाकी जो अलग बच गए बच्चों, वो कौन कौन से हैं? जैसे इफ हो गया, ठीक है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, उसके बाद आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया। आपने ऐसे बहुत सारे कनेक्टर पढ़े होंगे जो हमारे अदर्स के पार्ट है। अब इसमें टॉपिक क्या था सर? इसमें एक सिंपल सा टॉपिक ये था, हमने बात क्या सीखी हुई थी कि अगर वो अदर्स कंजंक्शन है, यानी कि ये वाले हैं, तो आप समझ जाना कि वो हमारा जो पार्ट होगा वो एडवर्ब क्लॉज का होगा। किसका होगा? एडवर्ब
क्लॉज का होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो 11 जनवरी की शिफ्ट 2 में, यानी कि जो 2:30 बजे से पेपर था, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन वाला है तो उसके दो आंसर हैं, या तो वो नाउन होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? या तो वो नाउन होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा। और सिंपल सी बात है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपको WH फैमिली या फिर दैट, मान के चलो इसके पहले वाला वर्ड वैसे एंटीसीडेंट कहलाता है, आपको उस वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लो। मान के चलिए अगर वो क्या है, नाउन है, ठीक है, ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन होगी कि अगर WH फैमिली या फिर दैट, इसके जस्ट पहले आपको कोई वर्ब मिल जाए, आपको कोई एडजेक्टिव मिल जाए, मतलब नाउन के अलावा कुछ और मिल जाए, लेकिन बस आपको नाउन ना मिले, तो याद रखना अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि नाउन आ गया, तो वो उस केस में बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वो इसी नाउन की आगे डिटेल दे रहा होगा। और अगर WH फैमिली के जस्ट पहले आपको वर्ब मिल गई या एडजेक्टिव मिल गया, तो वो बनेगा हमारे पास कौन सा क्लॉज बच्चों? नाउन क्लॉज। कौन सा बन जाएगा? नाउन क्लॉज, ठीक है। सिंपल सी बात है हमारी पूरी। अब एक बार आप सारी स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लो। क्वेश्चन लिखा था दिस इज द बिल्डिंग विच, तो विच कौन सा वर्ड हो गया? WH फैमिली का रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड। और आप नोटिस करिए इसके जस्ट पहले हमारे पास क्या लिखा है? सर द बिल्डिंग। और ये वेरी वेल नोन होता है, ध्यान रखना, WH फैमिली से पहले जो नाउन होता है वो अपने साथ आर्टिकल जरूर लेता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कि ये वर्ड आपके पास क्या है बच्चों? नाउन है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। समझ गए? अगर ये वर्ड नाउन है तो आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चलो एक बार नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये गेट बंद कर देना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, क्या लिखा हुआ है? ही वर्कड एंड एट डैश मॉर्निंग टिल नाइट। आप नोटिस करिए यहां पर जो भी वर्ड अगर हम बच्चों यूज करेंगे, तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे प्रेपोजिशंस है। सारे के सारे वर्ड क्या है? प्रेपोजिशंस है। बाकी मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है कि जब भी कोई प्लेस, जब भी कोई टाइम, इसके लिए कोई वर्ड यूज होता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन ही कहलाता है। चलो खैर, अब इसमें हमें वर्ड यूज करना है। आप नोटिस करो इसमें आप एलिमिनेशन कैसे लगा सकते थे? आप सर एलिमिनेशन ऐसे लगा सकते थे, हमें पता है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है। ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी क्या नहीं आता? सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो आ जाता। दूसरा, हमारे पास ऑफ का कोई मतलब नहीं आ रहा। और तीसरा, हमारा आफ्टर का मतलब के बाद होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं आ रहा। तो कौन सा आंसर बच गया हमारे साथ? फ्रॉम। और फ्रॉम का मतलब तब से ही तो होता है। किसमें होता है? तब से। और जब भी वो जिस टाइम की बात कर रहा है तब तक, यानी कि आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ था? टिल। तो टिल से जज कर सकते थे कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए था? फ्रॉम। फ्रॉम मॉर्निंग टिल, यानी कि ये एक्चुअल में टू का सेंस दे रहा था। किसका सेंस दे रहा था? टू का सेंस दे रहा था। और आपको मैंने कितनी बार बच्चों ये पैटर्न लिखवाया था, जैसे लिखा रहता है कि बिटवीन 1990 एंड 2000, और दूसरा लिखा रहता है फ्रॉम 1990 टू 2000, है ना। मैंने कितनी बार ये आपको एग्जांपल्स लिखवा रखे हैं, और आपको याद होगा इन एग्जांपल में मैं यही सिखा रहा था, तब से तब तक। समझ गए क्या सेंस होता था? तब से तब तक। क्लियर हो गया भाई सभी को? सिंपल सा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रॉम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं जरा, और क्या गलती होगी ये भी एक बार नोटिस करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, है ना। क्या लिखा? शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। यार ये वर्ड हमने हमेशा सीखा है, ये कोई सा भी एडवर्ब बन जाए बच्चों, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? कोई सा भी वर्ड ये बन जाए, आप ध्यान रखना ये एडवर्ब ही बनेगा। क्वाइट वर्ड हमेशा क्या बनेगा? एडवर्ब ही बनेगा यहां पर, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, जब क्वाइट का कोई सा भी सेंस, मतलब इसका टाइप चेंज हो जाता है, लेकिन वो होता हमेशा क्या है? एडवर्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। अब आप नोटिस करो सेंटेंस में हमारे पास जब ये वर्ड बोला हुआ है प्रोनाउंस्ड, यानी कि ये क्या हो जाएगी? वर्ब। इस वर्ब के बारे में ये डिटेल दे रहा है। किसके बारे में डिटेल दे रहा है? वर्ब के बारे में, है ना। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एडवर्ब। क्वाइट वैसे भी एडवर्ब ही होता है। क्विट पूछा होता तो अलग है,
है ना, और एक कीप क्वाइट वाला होता है, यानी कि 3 वर्ड हो गए, तीनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। यहां पर जो हमारे पास मीनिंग है वो बिल्कुल वाला है, और बिल्कुल का मतलब होता है रेंज, है ना, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल गंदा, यानी कि रेंज। और जब जब रेंज की बात होती है ना बच्चों, तो वो हमेशा किसका पार्ट बनता है? एडवर्ब का। किसका पार्ट बनता है? एडवर्ब का। ठीक है, आई होप सो ये भी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला पढ़ो और देखो क्या मिस्टेक हमारी इसके अंदर बच्चों हो सकती है। ठीक है, बोल रहा है कि ऑब्लिवियन का क्या बताना है? नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट का मतलब हो गया कि आपको इस वर्ड का क्या बनाना है? सिनोनियम, है ना, इस वर्ड का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब ऑब्लिवियन का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये होता क्या है? तो ऑब्लिवियन एक तरह का बच्चों स्लीपी माइंड स्टेट होता है, थोड़ा सा आप नींद में होते हो, होश में ना रहना। ड्रंकननेस भी इसका सिनोनियम होता है। एक बार सीजीएल के प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रंकननेस का सिनोनियम पूछा था, तो वहां पर आंसर क्या होना चाहिए था? ऑब्लिवियन। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, क्या है? ड्रंकननेस का ये। बाकी मैंने आपको बता दिया स्टेट ऑफ स्लीप, इसका भी सेंस ये देता है। तो आप देखो, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते तभी तो आपका स्लीपी माइंड होता है ना। तो अब आपको पूछा इसका कि नियरेस्ट वर्ड कौन सा होगा, तो यही तो हो गया अनकॉन्शियसनेस। क्या हो गया? अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, और इसका बिल्कुल एंटोनियम पूछा होता, यानी कि उल्टा वर्ड पूछा होता, तो आप इसका आंसर दे देते क्या? कॉन्शियस, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। इसका आंसर फॉरगेटफुलनेस, इसका नियर बाय वर्ड हो सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल सिनोनियम नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है बच्चों। जब नियर बाय का वर्ड होता है ना, तो आपको आंसर वही देना पड़ता है, और कभी कभी नियर बाय का वर्ड नहीं होता तो सेंस बना के भी आंसर देना पड़ता है ना। तो इसीलिए एक्चुअल वर्ड इसका आंसर कौन सा होना चाहिए था? सी। बाकी लाइफलेसनेस नहीं होगा, लेजीनेस आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि ये हमसे अरेंजमेंट करवाना चाह रहा है। क्या करवाना चाह रहा है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब हमने सीखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है जंबलिंग करना। क्या करना? जंबलिंग करना। जंबलिंग में हमारे पास सारे वर्ड आगे पीछे करके लिखे होते हैं, और हमें उसी को पढ़ के उसका आंसर देना होता है। अब आप पढ़ लो एक बार चारों की चारों स्टेटमेंट्स, फिर आपको सेंस समझ में आएगा। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, एंड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, यानी कि यहां पर ये डी वाला ऑप्शन गलत। एज एन एंटरप्रेन्योर, ऐसे होता है, अभी नहीं छेड़ेंगे इसको। इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ। अब इफ कनेक्टर होता है, इफ से सेंटेंस आराम से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, यू शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज। आप नोटिस करिए, करेक्ट वैसे सेंस किस में होगा? सी से। इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि सी के बगल में क्या? बी। और सी के बगल में बी किस में है बच्चों? थर्ड वाले ऑप्शन में। समझ गए? सी के बगल में बी किस में है? थर्ड वाले ऑप्शन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अब आप पढ़ो, यहां पर सारे वर्ड क्या लिखे हुए हैं? द प्रेजेंट डिस्टर्बेंसेस विल सून ब्लो ओवर, है ना, विल सून ब्लो ओवर। यहां पर इसमें पूछा हुआ इन चारों के मीनिंग यहां पर किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, हो गया। चलो किस किस टाइप के हैं आपके पास? देखो क्या है? पास इनटू, पास ऑफ, पास आउट और पास बाय। सबके मीनिंग देखो एक एक करके। पहला वर्ड क्या लिखा है बच्चों? पास इनटू। पास इनटू का सेंस आता है, आप देखना, कि टू बिकम पॉपुलर। क्या आता है? टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम फेमस, है ना। या फिर आपको कोई मैं यूं कह सकता हूं कि जब आपको कोई स्टेटस मिल जाता है, ऑनरशिप मिल जाती है, तब आप बोलते हो ये वाला वर्ड। ठीक है, सारे लिखवा रहा हूं तो आपको सब पता होना चाहिए। टू बिकम पॉपुलर, फेमस और ऑनरशिप। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? पास ऑफ। पास ऑफ होता है कि टू हैपन विदाउट एनी प्रॉब्लम। टू हैपन विदाउट एनी ट्रबल या फिर प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसका पास ऑफ का होता है। पास आउट का मतलब होता है कि टू फेंट। क्या होता है? टू फेंट, है ना। और पास बाय का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं उसको? नियर, पास होके गुजरना।
ठीक है, इसका सेंस टाइप में आता है कोई पास होके गुजरना। अब क्वेश्चन पढ़ो, द प्रेजेंट डिस्टर्बेंसेस विल सून ब्लो ओवर, यानी कि जो भी प्रेजेंट में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें चल रही है, परेशानी चल रही है, वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पास ऑफ। क्या आंसर हो जाएगा, पास ऑफ। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, हालांकि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं देखता यूट्यूब पे, मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने मेरे को आज ही बोला था कि सर इसका आंसर बहुत जगह पे पास आउट बोल रखा है, जो कि गलत है बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पास ऑफ होना चाहिए। सर पास इनटू का क्या मीनिंग होगा, यही मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वही सेंस है सेम, कि हमारे पास इनटू होता है जब हम किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो चीज हमें फेमस करती है। क्या करती है, वो चीज हमें फेमस करती है। ये इसके वर्ड लिख लेना, फेमस होना, पॉपुलर होना, ऑनरशिप मिल जाना, उसको बोला जाता है हमारे पास क्या, ठीक है, कोई चीज होके गुजरना, है ना। जैसे पास बाय का सेंस इस टाइप में लगा लो आप लोग कि जैसे टू हैपन विदाउट नोटिस, है ना, कोई चीज बिना नोटिसेबल पॉइंट के हो जाना, वो होता है पास बाय। क्लियर हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। अगला वर्ड है प्रिटी। प्रिटी का नियरेस्ट, फिर से बच्चों नियरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा सर, तो सर हमसे ये पूछना चाह रहा है क्या, सिनोनियम्स पूछना चाह रहा है ना। अब आप देख लो और इसका आंसर बताओ, आसान आसान है। तो प्रिटी का मतलब होता है कोई चीज लवली होना, प्रिटी का मतलब होता है कोई चीज गुड लुकिंग होना, है ना। प्रिटी का मतलब होता है कोई चीज कैरिस्मेटिक होना, प्रिटी का मतलब होता है कोई चीज अट्रैक्टिव होना, और प्रिटी का मतलब और क्या हो सकता है, चार्मिंग भी होना होता है, चार्मिंग। ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम हो गए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। समझ गए। प्लेंटी तो नहीं होता, ज्यादा के लिए यूज करा जाता है ये वाला वर्ड, है ना। इनफ, बोरिंग आपको पता ही है, और रिपेलेंट भी आपको पता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लवली और लवेबल दोनों हो सकता है भाई, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां पर आपसे कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं पूछ रहा, अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब पूछ रहा होता तब बताते। ठीक है, हाँ जी, रिपेल्ट, हाँ रिपेलेंट नेगेटिव सेंस में होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है ना, इसीलिए नेगेटिव वर्ड है ये, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। हाँ जी, चलो आया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लिखा हुआ एक्सपेंड का क्या बताना है, अपोजिट वर्ड। अब फिर से हमें पता है अपोजिट का मतलब हो गया क्या, एंटोनियम, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। अब देखो भाई, एक्सपेंड का बहुत सारे बच्चे बताते हैं अपोजिट होता है मिनिमाइज, जो कि आपको ऑप्शन से ही देख के पता चलना चाहिए था कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो इसका आंसर होता ही नहीं, है ना। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो ये इसके अपोजिट आंसर है। क्या आंसर होता है इसका, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सपेंड का मतलब होता है, इसका अपोजिट पूछते हैं ना, तो एक्सपेंड का अपोजिट वर्ड में श्रिंक वर्ड जरूर जाता, और श्रिंक का ही सेंस देता है कौन सा वर्ड भाई, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया, कोई चीज को मतलब ये किस वे में बोल रहा है, कोई चीज एक्सपेंड ना होने देना, और वही इसका अपोजिट पूछता ना, यानी कि इस वर्ड का अपोजिट पूछता। एक मिनट, मैंने क्या बता दिया, एक्सपेंड बोल रहा है कोई चीज को कम करना, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्ड है। श्रिंक हो गया, और अरे यार बंद हो गया तो, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का मैंने सिनोनियम बताया आपको, यानी कि एक्सपेंड का ये अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक्सपेंड का अगर सिनोनियम पूछा जाता ना, तो आप याद रखना इसका एक सिनोनियम हम एनलार्ज कर लेते। क्या कर लेते, एनलार्ज, या फिर फ्लो कर लेते। फ्लो, कोई चीज चलते रहना, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके अपोजिट वर्ड पूछा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक इसका एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड है, और दूसरा हमने इसका सिनोनियम देखा तो एनलार्ज और फ्लो इसका एग्जैक्ट सिनोनियम है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मैंने आपको बता ही दिया, और मैग्नीफाई आपने सुना होगा, मैग्नीफाई द थिंग्स बोलते हैं, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर बताना, ग्लोरीफाई करना, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई कर देना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच द वॉइस इज द गिवन स्टेटमेंट या सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों, उसमें हमारे पास एक बात है साफ साफ,
और वो ये है सर कि इसमें वॉइस लिखा है। वॉइस का मतलब है कहीं ये नहीं लिखा हुआ एक्टिव है या पैसिव है, वो आपको खुद अपनी कॉमन सेंस लगा के चेक करना है। और हमारे पास लिखा हुआ है मे अकम्प्लिश, है ना। अब आप देखो अकम्प्लिश, आपको मैं हमेशा ये दोनों वर्ड सिखाता हूं ना, ठीक है। एक अकम्प्लिश में PLIC होता है, अकम्प्लिस, है ना। तो ये होता है क्राइम पार्टनर, ये होता है कौन, क्राइम पार्टनर। और एक होता है अकम्प्लिशमेंट, है ना, ISH, तो ये होता है टू बी सक्सीडेड। क्या होता है, टू बी सक्सीडेड, है ना, टू बी सक्सीडेड। अब आप देखो ये यानी कि वर्ब की तरह एक्शन करता है बच्चों। तो हमें पता है मे जो होता है सर, मे जो है वो एक मोडाल्स है, मे जो है वो एक क्या है, मोडाल्स है। और किसी भी मोडाल्स का के बगल में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मुझे उसका पैसिव वॉइस पूछना होता है, तो मैं उस मोडाल्स के बगल में बी लगाता हूं और बी के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूं। तो मोडाल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप चारों में पढ़ लो कौन से आंसर में करेक्ट है। तो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए में भी लिखा हुआ है, बट मे का आंसर आपको कभी भी चेंज नहीं करना, क्योंकि कैन तो उल्टा वर्ड हो गया ना। यानी कि ये तो आपके पास जब भी कभी भी कोई भी आपके पास मोडाल्स आता है तो उसका आंसर सेम रिप्लाई होता है, बस शेल का आंसर विल भी हो जाता है, विल का आंसर शेल भी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके मोडाल्स होते हैं वो एक्टिव में भी वही रहते हैं और बच्चों पैसिव में भी वही रहते हैं, राइट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अगला लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स, डोंट लॉइटर डैश द स्ट्रीट। यार ये तो एक मुहावरा है, ठीक है, एक तरह का ये ईडियम्स होता है कि रोड के इधर उधर खड़े मत हो। क्या है ये, एक तरह का ईडियम्स है भाई, ठीक है, ये क्या है, एक ईडियम्स है। और ये होता है ओवर तो नहीं है ना, अबाउट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वर्ड हो जाएगा, अबाउट, क्योंकि इसके दो आंसर करेक्ट होते हैं, एक अबाउट भी करेक्ट होता है और एक अराउंड भी करेक्ट होता है। ध्यान रखना, ये अबाउट भी करेक्ट होता है और अराउंड भी करेक्ट होता है। रोड के इधर उधर खड़े मत हो, ये लिखा भी रहता है बहुत बार, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए, फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है कि चूज द ऑप्शन विच वॉइस इज द गिवन सेंटेंस। देखो भाई आसान सा है ये तो। क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट। अब देखो बीन, बी और बीइंग, ये चारों वर्ड, बीइंग हो गया, बीन हो गया और बी हो गया। आपको ये जब भी दिखते हैं तो ये पैसिव वॉइस होता है, और जैसे ही आपके पास ये आ जाए तो आपको उल्टा बनाना है एक्टिव वॉइस। और जिस हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव है, पैसिव भी उसी में होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ हैव है तो यहाँ डिड नहीं हो सकता, अगर यहाँ हैव है तो यहाँ हैज हो सकता है, बट यहाँ पर बीन नहीं होगा क्योंकि बीन तो पैसिव में होता है। तीसरा, यहाँ पर हैज है और यहाँ पर क्या है बच्चों, कट। हम हमसे कोई पूछेगा कि हैज और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है सर, तो आप बताओगे हैज और हैव प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा वर्ड, बीन। और वही अगर पेपर में कल को इज, एम, आर, वॉज, वर और प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये पूछ लिया जाए, तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब यूज करके, वही का मतलब होता है उसी के टेंस का, और प्लस में एक वर्ड लगाना होता है, कौन सा, बीइंग। कौन सा वर्ड लगाना होता है बच्चों, बीइंग। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है कि वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस may or may not have error, identify the one which the error, यानी कि with the error। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ के हमें इसका आपको ये आंसर देना है कि यहाँ पर किस वाले स्टेटमेंट में हमारे पास गलती हो सकती है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है डैफोडिल्स इज अ वेल नोन पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जब जब नाम आता है ना, तो उनकी ये वाली पोएम का बच्चों बहुत बार नाम आता है, ठीक है ना, डैफोडिल्स, क्योंकि इसी में एक लाइन यूज करी गई थी, अगर आपको याद होगा कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अगर कोई बच्चे इंग्लिश मूवीज फॉलो करते होंगे तो उनको जरूर पता होगा कि इंग्लिश मूवी में ये लाइन कितनी बार यूज होती है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये लाइन खुद जो थी वो विलियम
वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच हैज गॉट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स इन गुड पोइट्री। देखो बहुत सारे लोग ना यूं कह रहे हैं बच्चों, आपने अगर किसी से सुना भी होगा कि जब यहां पर बोल रहा है कि रिटर्न बाय, है ना, तो ये पैसिव फॉर्म है, तो यहां पर भी पैसिव फॉर्म होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां पर बच्चों एक कनेक्टर लिखा हुआ है विच। तो विच का मतलब हो गया इसके जस्ट बगल वाली बात का रिलेशन जो होगा उसका फर्स्ट वाले से रिलेशन तो होगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हैज के बगल में क्या लगाओ, बीन लगाओ। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स इन गुड पोइट्री। तो आपको पढ़ के पता चल रहा होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड पोइट्री, है ना, कि अच्छी पोइट्री के लिए का सेंस आएगा। या बहुत सारे बच्चे 4 भी बताएंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला, यानी कि जहां पर डी जो है वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या लगा हुआ है, डी लिखा हुआ है। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स इन की जगह पर क्या आएगा, इन की जगह पर ऑफ आएगा। दूसरी बात, बहुत सारी बुक मैंने यूं भी बता दिया है, मैं बुक का नाम ले गया, टीचर्स ने ही बताया होगा, मेरे को तो जितना पता है बच्चे ही बता रहे थे मुझे कि सर इन अ गुड पोइट्री लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए था, इन अ गुड पोइट्री। बच्चों ध्यान रखना, इन अ गुड पोइट्री गलत है ये लाइन। क्यों गलत है सर? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होता है कि नाउन लिखा होता है और उसके पहले एडजेक्टिव होता है, तो इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। लेकिन अगर वो नाउन प्लूरल होता है और अगर अनकाउंटेबल होता है तो उस केस में आर्टिकल नहीं आता। अगर इस गुड की जगह पर मान के चलो कोई बॉय लिखा होता, कोई क्या लिखा होता, बॉय, तो गुड बॉय से पहले आप आर्टिकल लगा सकते थे। समझ गए ना, आर्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। क्यों रुक गई यार स्क्रीन? समझ में आया भाई क्या कहना चाह रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जरा देखते हैं। लिखा हुआ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है इसमें। देखो वही बात जो मैं अभी आपको थोड़ी सी सिखाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ रवि इज अ करेजियस बॉय। ठीक है, करेज होना यानी कि आदमी जब ब्रेव होता है उसके लिए बोला जाता है। अब पूछा हुआ है कि ये वर्ड यहां पर क्या बनेगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि ये वर्ड यहां पर क्या बनेगा, सिंपल सा। तो आप नोटिस करो, जब आपको पता है कि ये वर्ड यहां पर क्या है भाई, नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई जब कोई वर्ड करता है तो वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। और वैसे भी करेज होना ब्रेव होने की जैसा हो गया, और ब्रेव होने का मतलब क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव। बाकी बहुत सारे बच्चों ने ना इसको एक और कंसेप्ट से करेक्ट कर लिया होगा, और वो ये था कि सर हमें तो याद है कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, OUS। OUS लगते ही वो सेंटेंस जो वर्ड होता है वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों हमारे पास सफिक्स होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार क्लासरूम में लिखवाए हैं, एक बार और लिखवा देता हूं जिसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे जिसके लास्ट में AL आ जाए, ICAL आ जाए, ठीक है, उसके बाद IAL आ जाए, उसके बाद TIV आ जाए, TIV या IVE दोनों में से कोई भी, उसके बाद OUS आ जाए, उसके बाद अगर मैं बात करूं ISH आ जाए, फुल्लिश वगैरह, है ना, उसके बाद IC जैसे क्लासिक हो गया, हीरोइक हो गया, है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं लेस आ जाए, ठीक है, लेस आ जाए, उसके बाद मैं बात करूं फुल आ जाए। ये सारे के सारे वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना, इससे जल्दी याद हो जाता है। अब आप नोटिस करो, मैं जैसे एक वर्ड यूज करूं ब्यूटी और ब्यूटीफुल, अगर मैं आपसे 2 वर्ड यूज करूं, एक वर्ड ब्यूटी और एक वर्ड ब्यूटीफुल, और मैं आपसे पूछूं दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ब्यूटीफुल है, क्योंकि सर इसके लास्ट में क्या यूज हो रखा है, FUL, फुल यूज हो रखा है। स्क्रीन क्यों चली गई? ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे हमारे क्या बनेंगे, इसके सफिक्स। तो दोनों याद कर लो। अगला पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, इसमें हमें सुटेबल आर्टिकल पढ़ना है भाई। जरा पढ़ते हैं एक बार आर्टिकल कैसे लगाएंगे इसमें। हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन वाज एक्वायर्ड अंडर डैश एज्ड ज्वेल्स। ठीक है ना, जब हम लोग एजेड ज्वेल्स पढ़ते हैं बच्चों, तो इसका सेंस ये होता है जिसको बहुत ज्यादा अपनी फील्ड में कुछ नॉलेज हो जाती है, जिसको अच्छी नॉलेज होती है। अब यहां पूछ रहा है आर्टिकल कौन सा आना चाहिए, तो आप नोटिस करो, तो अब मैंने ज्वेल्स लिखा है, तो यानी कि ये वर्ड क्या हो गया, नाउन, तो ये वर्ड यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो इसके जस्ट पहले आर्टिकल तो आना चाहिए क्योंकि वो सिंगुलर पर्सन है, और एज्ड के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए, एन।
तो आर्टिकल एन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे तो आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? एन। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है कि इसमें भी फिर से वही क्लॉज का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको सिखाया था कि ही कुड नॉट गिव अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड हिम। आप नोटिस करिए दैट आ गया, दैट से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नाउन। नाउन कैसे पता चल रहा था? आर्टिकल ना से भी पता चल रहा था। तो इसका मतलब सर नाउन आ गया तो एडजेक्टिव क्लॉज। और बल्कि मैं कितनी बार सिखाता हूं कि आपको इस तरीके से याद रखना है कि नाउन आ गया तो नाउन क्लॉज नहीं, ये बच्चे गलती करते हैं, बल्कि नाउन आ गया तो एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास? वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर। देखते हैं सेंटेंस पढ़ो। इडियम्स यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज इन अ मोर क्रिएटिव वे आर लाइक द स्पाइस, है ना, दैट मेक योर राइटिंग फ्लेवरफुल। देखो अब ना यहां पर दो मिस्टेक्स देखो समझ में आ रही थी। एक हमें सर यहां पर आर थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक हमें यहां पर मेक गलत है, क्योंकि मेक से पहले दैट लिखा हुआ है। जब भी दैट आएगा तो इसके जस्ट पहले वाले यानी कि स्पाइस के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, जो कि मेक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? मेक्स। एक तो ये मिस्टेक है, और दूसरा हमारे पास बच्चों क्या मिस्टेक है? आर गलत है सर। इस आर की जगह हमें क्या लगाना चाहिए था? इज लगाना चाहिए था। सो यहां पर एक और मिस्टेक हो सकती है हमारी। ठीक है, स्पाइस के अकॉर्डिंग तो देखो मेक गलत ही है, मेक की जगह मेक्स ही लगाना था। और दूसरा आर भी गलत है, यानी कि सी और डी, ये वाला भी और ये वाला भी। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये ना हमारे पास कभी कभी कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं। ऐसे मैथ्स में भी क्वेश्चन गलत थे, तो वैसे ही मैं आपको समझा देता हूं कि दो हैं, बाकी जब इसका एग्जैक्ट आंसर की आएगी तब इसमें एग्जैक्ट देख लेंगे कि क्या इसका आंसर बन सकता है ना। चलो तो इसको भी छोड़ देते हैं, बाकी दोनों ही इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। और यूज टू ध्यान रखेंगे किसके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पर इडियम्स के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके इस वाली लाइन में। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, सेम यही कि रीअरेंज करना है आपको। रीअरेंज मैंने आपको बताया था, हम इसको PQRS बोल देते हैं, हम इसको ABCD बोल देते हैं, है ना। पढ़ के पूरा आंसर दे दो। टू मेनी साइंस फिक्शन, ए से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स, यानी कि किसी ना किसी के बारे में बता रहे होगे, बी से आंसर शुरू नहीं होगा। अगर मैं बोलूं वी हैव सीन, तो सर सी से आंसर शुरू हो तो गया। तो लिखा हुआ है वी हैव सीन, और इसके बगल में आ रहा है टू मेनी साइंस फिक्शन मूवीज, फिर इसके बगल में आ रहा है अबाउट द रोबोट्स रेबलिंग, है ना, अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स। बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? चूज द ऑप्शन ऑफ द नियरेस्ट वर्ड, है ना। फिर से नियरेस्ट का मतलब क्या हो गया सर? नियरेस्ट का मतलब हो गया कि हमसे पूछना चाह रहा है सिनोनिमस वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स। तो एनॉर्मस मतलब क्या होता है? कोई चीज, आपको मैंने कितनी बार बता रखी है, ह्यूज होती है जब कोई चीज, जाइंट होती है जब कोई चीज, लार्ज होती है ना, या फिर वास्ट होती है। वास्ट का मतलब भी तो बड़ा ही होता है ना। जब कोई चीज क्या होती है भाई? वास्ट होती है। ठीक है, इमेंस होती है। ये सारे इसके बच्चों क्या है? सिनोनियम है। ठीक है, तो ये सिनोनियम हो गए। और एंटोनियम तो पता ही है आपको, इसका कौन सा वर्ड होता है भाई? टाइनी। यानी कि ये इसका बिल्कुल क्या वर्ड होता है सर? अपोजिट वर्ड होता है। क्लियर हो गया भाई सबको? सिंपल सा। चलिए देरी नहीं करेंगे, इसके अंदर आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, यानी कि कॉल्ड फॉर का। और यार ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि मैं जब आपको थोड़े दिन पहले, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी, मैंने फ्रेजल वर्ब में कॉल फॉर जरूर बताया था कि कहते हैं ना कि क्या नाम है, हड्डी जो है वो मसाला मांग रही है। एग्जांपल देता हूं मैं बहुत बार, है ना भाई, कि बहुत दिन हो गए तुम्हें पिटे हुए, तो वो डिमांड फॉर का सेंस होता है। तो इसीलिए एक सिंपल सा आंसर था। बाकी सेंटेंस का सेंस भी लगा सकते थे, हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। जो भी बात हुई होगी उसके लिए उसको डिमांड के लिए बोला गया है। समझ में आया? डायरेक्ट याद करना भाई ये वर्ड। और एक था कॉल फोर्थ। ठीक है, एक वर्ड होता है कॉल फोर्थ, वो होता है किसी का रिएक्शन ले लेना, है ना, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देना, कोई चीज प्रोड्यूस कर देना, वो कॉल फोर्थ था। और कॉल फॉर होता है किसी चीज की डिमांड होना। समझ गए? किसी चीज की डिमांड होना। चलो बिना देरी करते हुए नेक्स्ट सेंटेंस आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विच अ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल भर दो। क्या लिखा हुआ है कि नॉट डैश वर्ड वाज अल्टर्ड इन द लाइब्रेरी
वर्ड क्या होता है सर? नाउन, और सिंगुलर नाउन है तो इसका मतलब आर्टिकल ए या फिर एन का आना क्या होता है? कंपलसरी, है ना। जब भी हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पर ए या फिर एन का आना क्या होता है? कंपलसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉन का क्या बताना है? अपोजिट वर्ड, यानी कि इसका एंटोनियम। अब ना बच्चों फिर से ये गलती होगी, आप इसका आंसर दे दोगे सनराइज, जो कि गलत हो जाएगा। सनराइज और सनसेट ये दो वर्ड अलग होते हैं, और डॉन का अपोजिट वर्ड होता है डस्क। आपने एक जैन मलिक का एक सॉन्ग सुना होगा, हॉलीवुड का जो सिंगर है, टिल डॉन टू डस्क, है ना। तो वहां बताता है ये एक क्या होता है? सनराइज के थोड़ा सा पहले का समय होता है, और ये जो डस्क होता है ये सनसेट के थोड़े से बाद का समय होता है। यानी कि वो ना प्रॉपर तरीके से सनराइज और प्रॉपर तरीके से सनसेट नहीं होता, इसीलिए डॉन टू डस्क लिखा जाता है। ठीक है, चलो अगला, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। जिस वर्ड पर अंडरलाइन है आपको बताना है कि वो वर्ड वहां पर क्या बन सकता है। लिखा हुआ है कि रीता वॉज यंग वंस, एक समय जो रीता थी वो यंग थी, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है बच्चों? टाइम की, एक समय की बात है, यानी कि क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब। ठीक है, और वंस हमेशा एडवर्ब ही होता है। चलिए अगला, फिर से क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है जम्बल्ड ग्रुप्स, यानी कि PQRS। आप पढ़ लो और आंसर देने की कोशिश करो। एवरी पेनी द पुअर मैन वांटेड ऑफ हिज डेब्ट टू पे बैक। अब देखो वांटेड के बगल में आना चाहिए था ना टू पे बैक, क्या होना चाहिए था? टू पे बैक, यानी कि बी, और बी के बगल में क्या आएगा बच्चों? डी। तो बी के बगल में डी किस में है सर? ए ऑप्शन में। बी के बगल में डी कौन से ऑप्शन में है हमारे पास? ए ऑप्शन में। ठीक है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा हुआ है कि जो वर्ड है हमारे पास ग्लूमी, इसका हमें बताना है अपोजिट वर्ड। सबसे पहले ग्लूमी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव होता है, सैडन या सैडनेस से डिनोट करता है। अपोजिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? जॉयफुल, है ना। सैड से और सोरो से, ठीक है, और डिजेक्टेड से ये पूछा गया है, और जॉय, हैप्पी और डिलाइटेड ये इसके सिनोनियम होते हैं। ठीक है, ऑफुल तो थोड़ा सा खराब होता है, सीरियस मोड के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला हुआ है? राम स्टार्टेड डैश 6 इन द मॉर्निंग, है ना। तो ये देखो 6 क्या है सर? ये है रिलेटेड टू क्लॉक, और जब भी हमारे पास घड़ी का समय होता है तो उसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एट 10 o'clock, एट 6 o'clock, सो आंसर इज, है ना। ये चीज हमने पढ़ रखी है। और वही अगर इसकी जगह पर कोई लिखा होता मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी कि आपके पास कोई डे का नेम होता, क्या होता? कोई डे का नेम होता या फिर कोई डेट होती, तो इसके लिए क्या आंसर बढ़ाता? ऑन। वही अगर आपके लिए कोई मंथ होता या फिर ईयर होता तो इसके लिए कौन सा वर्ड आता? इन। ठीक है, बाकी प्रेपोजिशन में और डीप ये क्वेश्चन आते ही हैं, हमें इसका आंसर पता ही है। चलो अगला देखते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक से बच्चों, ऑप्शन से पता चल रहा है प्रेपोजिशन भरनी है। आई एम थैंकफुल टू यू डैश योर हेल्प। तो आप देखो कि मैं किस लिए थैंक यू हूं? तुम्हारी हेल्प के लिए, है ना। तो सेंटेंस में पढ़ के पता चल रहा है कि इसका सेंस आ रहा है फॉर योर हेल्प, है ना। आसान था, कुछ प्रेपोजिशंस को हिंदी बना के आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन विच इज द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, है ना। अब इसमें तो बोल दिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, और आप इस स्टेटमेंट का क्या बना दो? इनडायरेक्ट। अब देखो पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है? आर यू स्टडिंग लिखा है। अब हमें पता है कि जब कभी भी प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन होता है ना, तो हमें इसका आंसर देना होता है पास्ट में। किसमें आंसर देना होता है? पास्ट में। तो पास्ट में आंसर वॉज वर होगा। आप पढ़ो, इसमें भी वॉज वर है, इसमें भी वॉज वर है, इसमें भी वॉज वर है, और इसमें भी वॉज वर है। बाकी आगे पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? दिस। हमें पता है दिस का आंसर क्या होता है? दैट। बट 4 ऑप्शन में दिस का आंसर वापस दिस है, गलत हो गया। बाकी ऑप्शन में पढ़ो भाई क्या क्या लिखा हुआ है। दैट है, शी है। दूसरे में, एक में हमारे पास लिखा हुआ है आस्क्ड फ्रॉम, जो कि गलत होता है, आस्क्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता। एक में लिखा हुआ है हमारे पास इंक्वायर्ड ऑफ, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर कौन जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अश्विन आस्क्ड सुनीता इफ शी was studying in that college। समझ गए भाई। और वैसे भी इंटेरोगेटिव का जब भी कभी भी आंसर दिया जाता है
तो वो अफर्मेटिव में बनाया जाता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर कनेक्टर लगता है हमारे पास, कौन सा, इफ। और जब भी कनेक्टर लगेगा तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर वेरी श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड। अब इसके अंदर बताना है अंडरलाइन क्लॉज क्या होगा। अब आप पढ़ो बच्चों, इस दैट से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, है ना। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव आ जाए तो वो उस केस में कौन सा क्लॉज बन जाता है, नाउन क्लॉज। क्या बन जाता है, नाउन क्लॉज। तो आंसर इज नाउन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एरर होगा इसके अंदर। देखते हैं क्या लिखा है। राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 o'clock। आपके पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है 4 o'clock, ये बच्चों कैसा टाइम है सर, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कभी भी सिंस यूज होता है, ना कि फॉर यूज होता है, समझ गए। और वही ना, अगर आपके पास 4 o'clock की जगह पर लिखा होता 4 घंटे, तो फिर उसके पहले 4 ही आता, समझ गए ना। तो एग्जैक्ट टाइम देने की वजह से 4 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट वर्ड अभी आपने बताया सर क्या होता है भाई, सिनोनियम होता है ना। आसान आसान सिनोनियम पूछे हुए थे। इवन, इवन का सिनोनियम होता है, इवन मतलब होता है जो चीज हो सकती है, जो चीज आराम से एप्लीकेबल है। तो आप पढ़ो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, स्मूथ। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, स्मूथ। स्मूथ इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनियम है, और रफ इसका एग्जैक्ट एंटोनियम है। जो काम करने को इजीली जो काम हो जाता है वो हमारा इवन होता है या फिर स्मूथ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा, एक बात और आप बच्चों खुद नोटिस करते रहना, ये मैंने शिफ्ट यही लिखवा रखी है। 10 जनवरी की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, 10 जनवरी की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, 11 जनवरी की फर्स्ट का है, सेकंड का है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। चलिए अगला लिखा हुआ है, इसमें भी आपको डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। अब वही याद रखना है, प्रेजेंट से पास्ट का आंसर होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कांट यू। तो कैन का आंसर कैन में नहीं होता, कैन का आंसर कुड में होता है। अब यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, और यहां पर भी लिखा है। बाकी आप लोग और भी सेंटेंस जज करते हैं। अच्छा अभी सिखाया था इंटेरोगेटिव का आंसर किसमें होता है सर, अफर्मेटिव। आप पढ़ो इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, गलत हो गया, यानी कि ये आंसर यहां पर क्या है, गलत है। उसके बाद आज के साथ क्या नहीं आता, ऑफ। अब यानी कि ये 2 ऑप्शन हो गए गलत। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में आप चेक करिए क्या गलती है इसके अंदर। सर एक में पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, और एक में पहले वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। तो अभी हमने सीखा था कि जब कभी भी अफर्मेटिव आंसर देना होता है तो पहले लगाना होता है सब्जेक्ट और फिर लगानी होती है वर्ब, यानी कि पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। सो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। जो उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन बच्चों ने ये टॉपिक आराम से कर रखा है। चलिए अगला पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन। एमेंटाई ऐसे ही पता चल जाता, मैंने कितनी बार सिखा रखा है, एमेंटाई कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एम का अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है, बट इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनता। तो हमने कितनी बार सीखा है ये पॉइंट कि आई एम का अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो उसका आंसर होता है बच्चों आर एंड टाई। रीजन मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एम आई, ठीक है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, डी वाला। और डी किस में लिखा हुआ है, 4 में, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 में। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच वॉइस, फिर से वॉइस बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि अनु इज राइटिंग। अभी मैंने आपको ये स्टेटमेंट में शायद लिखवाया था कि अनु इज राइटिंग, इज एम आर प्लस में आईएनजी का आंसर इज एम आर के साथ बीइंग। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट। अगला दैट, फिर से आपसे क्या पूछा हुआ है, क्लॉज बता दो। अब लिखा हुआ दैट ही इज ऑनेस्ट इज वेरी वेल नोन। आप एक बार के लिए इस वर्ड को उठा के यहां लगा के चेक कर लो, समझ गए। अब आप जब यहां लगाओगे तो इसके पहले कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो ये कौन सा क्लॉज बन गया, नाउन। कौन सा क्लॉज बन गया भाई, नाउन, ठीक है। इजी है बिल्कुल। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मनु सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि वॉइस पूछा है तो एक्टिव होगा तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव होगा तो एक्टिव बनाएंगे। सैंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, सर सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म का जो आंसर होता है वो किसमें बनता है, वॉज में या फिर वर में, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज संग सही है, हैज गलत है,
इज गलत है और हैड गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आर्टिकल पूछा हुआ है, बचपन से लेके आज तक पढ़ा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आंसर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये एक फ्रेज है और फ्रेज कभी भी आर्टिकल फॉलो नहीं करता। समझ गए? फ्रेज मतलब फ्रेज नहीं करता, कहने का मतलब जो फ्रेज ऑलरेडी जैसा लिखा जाता है उसमें हम लोग कोई भी चीज हटाते या लगाते नहीं है। समझ गए? ये है इसका मतलब, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। अगला पार्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड। अब आप नोटिस करो बच्चों, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफ। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि ऑफ से जस्ट पहले वाला वर्ड हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ड। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट वर्ड हमेशा दो ही बंदे हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब बोथ किसी का नाम तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या बनेगा? प्रोनाउन। बाकी मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है बच्चों, प्रोनाउन कोई पूछता है फाइंड कैसे करा जाता है, तो आप आंसर बताओगे प्रोनाउन को फाइंड करने के सर दो तरीके हैं। या अगर कोई वर्ड प्रोनाउन होता है तो उसके जस्ट बगल में या तो वर्ब आती है या फिर उस वर्ड के जस्ट बगल में ऑफ आता है। यही दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको सिखा भी रखा है भाई। कोई पूछेगा ईच बॉय और ईच ऑफ द बॉयज, इन दोनों ईच में क्या डिफरेंस है? तो हम बताते थे पहले में जो ईच है सर वो बनता है यहां पर क्या? एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। क्यों बनता है? क्योंकि इसके बगल में क्या लिखा है? नाउन। और इस केस में ईच क्या बनता है? तो आप बताओगे क्या? प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इनफ का क्या बनाना है? एंटोनियम, अपोजिट वर्ड। इनफ का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो कम बताना है, तो कम का मतलब होता है बेयरली। इवन बेयरली हो गया, हार्डली हो गया और स्कार्सली हो गया, ये तीनों का मतलब होता है कम, ना के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनफ। और अगर इसका अपोजिट में पूछते तो क्वाइट तो नहीं, टोटली भी नहीं, सुटेबल भी नहीं, तीनों में से कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, नियर बाय लगा सकते हो, बट जब ऑप्शन नहीं है तो नहीं लगाओ। अगला अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बताना है। ठीक है, चलो। एनी प्लेस कन्वेनियंट, आई शैल मीट फॉर यू, यू एट, बना लो, ये तो आसान है। किससे बनेगा? आई शैल मीट। आई शैल मीट किसमें है? बी। बी के बगल में लगा रहा है डी, फॉर आई शैल मीट यू एट, सही तो है। तो बी के बगल में क्या आ जाएगा? डी। बी के बगल में क्या आ जाएगा? डी। तो बी, डी, ए और सी। चलिए अगला फिल इन द ब्लैंक्स भरना है भाई। फिर से आर्टिकल, लेट अस गो टू द पार्क, वेयर यू गो टू द पार्क, आई क्या सेंस? यू वेंट फॉर अ वॉक। अब ध्यान से सुनना, सिंपल लिखा होता गो टू द पार्क, तो आप ध्यान रखने बच्चों ये लाइन गलत होती, हमेशा होता है गो टू पार्क। लेकिन यहां क्या दिक्कत थी कि एक वर्ड यूज हुआ था वेयर। वेयर क्या होता है? अभी बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले वाला वर्ड जो नाउन होता है ना, ये नॉन होता है हमेशा। क्या होता है? नॉन। इसीलिए इसके पहले आर्टिकल कौन सा आता है? द। समझ गए? जैसे हमने किसी स्टेटमेंट में ये लिखा कि दिस इज डैश अम्ब्रेला। अब आपसे कोई इतना सेंटेंस पूछता तो आप अम्ब्रेला को देखकर एन लगा देते ना, लेकिन मैं बोलता दिस इज डैश अम्ब्रेला विच वॉज बॉट बाय मी यस्टरडे, विच वॉज बॉट बाय मी यस्टरडे। तो अब आप देखो ये अम्ब्रेला यहां नॉन हो गया ना, तो अब यहां पर आर्टिकल कौन सा आ जाता? द आ जाता। समझ गए ना? इजी है बिल्कुल। तो जब हमारे पास कोई नॉन पर्सनालिटी होती है तो वो आर्टिकल क्या फॉलो करती है? द। अगला, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। फिर से आपको ना बच्चों इसमें एरर बताना है। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। आई थिंक आई मेट यू एट द ग्रोसर शॉप, शॉप इजंट इट। आप पढ़ो, इसमें भी हमारे पास बच्चों क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन टैग। और आप पढ़िए क्वेश्चन टैग यहां सही है गलत है? सर क्वेश्चन टैग की सबसे पहले यही खासियत होती है कि क्वेश्चन टैग हमेशा उसी टेंस में होता है जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए क्वेश्चन किससे बनता है? डिड। और अफर्मेटिव का आंसर होता है नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद लगेगा सब्जेक्ट कौन सा? आई, यानी कि आंसर होगा डिडंट आई। क्या आंसर होगा? डिडंट आई। वैसे कोई पूछता V1 का आंसर तो इसके लिए डू, और वैसे कोई पूछता V5 का आंसर तो इसके लिए डज, और सेम हेल्पिंग वर्ब का आंसर सेम हेल्पिंग वर्ब में। और आप पढ़ो, हमने सर आई थिंक का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक्चुअल में यहां पर दैट का सेंस है, और इस दैट के बाद की बात होती है हमेशा। ठीक है, चलिए अगला, आई स्प्रेड अवे विदाउट लीविंग अ ट्रेस
without leaving a trace when I asked the stranger who he was. चलो पढ़ो, सी से सेंटेंस का सेंस आ सकता है when I asked the stranger who he was, यानी कि सी के बगल में डी, सी के बगल में डी है, किसमें नहीं है, किसमें भी नहीं है और इसके भी है. इसके बाद ए और बी और बी और ए. Who he was, he sped away without leaving the trace. हाँ, डी के बगल में क्या आएगा, ए. अब डी के बगल में ए का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ठीक है, डी सी फिर डी, यानी कि सबसे पहले ये लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, लिविंग अ ट्रेस. ठीक है, सही है बिल्कुल. चलो अगला, द फैमिली वंस रीजनेबली प्रॉस्परस इज नाउ स्टीप्ड डैश पॉवर्टी. स्टीप्ड का मतलब होता है कि अंदर होना, है ना. तो ये तो पढ़ा ही आपने, स्टीप्ड इन पॉवर्टी, इन हैप्पीनेस, ऐसे लिखा रहता है हमेशा. इनका ही सेंस आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है. इन समथिंग ऐसे लिखा होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द अदर डे आई गॉट बिजी, द अदर डे आई गॉट बिजी एंड हैड डैश लेट लंच एट होम. ध्यान से सुनो भाई, अगर ये लंच यहां लिखा होता और फिर आर्टिकल पूछता तो लंच के लिए तो आता नो आर्टिकल, क्योंकि लंच अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता. लेकिन लेट से पहले यहां पर आर्टिकल ए आ सकता था. आई हैड अ लेट. समझ गए भाई क्या कहना चाह रहा था. अगर लंच लिखा होता ना तो अब आर्टिकल नहीं आता, लेट की वजह से आर्टिकल ए सही हो सकता है. चलिए, डेजिट्यूशन का क्या बताना है, नियरेस्ट वर्ड क्या हो सकता है. मतलब ये तो उसके लिए होता है ना, गरीबी के लिए होता है, पोवर्टी, है ना. जब आपके पास पैसे नहीं होते उस टाइम के लिए यूज करा जाता है, क्या हो जाएगा, पोवर्टी. हंगर नहीं होता भाई इसका आंसर. ठीक है, हाँ पोवर्टी. चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है. चूज द ऑप्शन विच इज गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस. पढ़ लो एक बार डायरेक्ट, कितनी बार सिखाया था. ये क्या लिखा हुआ है, हु. तो हु का आंसर क्या था, बाय हूम. क्या आंसर था, बाय हूम, है ना. डायरेक्ट याद होगा, अगर जिस बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा वो सेंटेंस देखते ही आंसर बता देंगे. चलिए अगला लिखा हुआ है, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम. मुहावरा बताना है आपको. नो लव लॉस्ट का क्या होगा. वैसे जिसने पढ़ रखा होगा तो देखते ही बता देता, बाकी स्टेटमेंट पढ़ लो. देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि जब हम एक दूसरे को नापसंद करते हैं तब बोला जाता है नो लव लॉस्ट. समझ गए, क्या हो जाएगा, डिसलाइक ईच अदर. नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है. द पर्सन हु वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग. क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ, अच्छा क्लॉज पूछ रहा है ना. फिर से पढ़िए, WH फैमिली का वर्ड है, इसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है सर, ये नाउन. तो सर नाउन आते ही इसका आंसर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज, है ना. एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज तो आपने देखते ही बता दिए होंगे. गॉडी, गॉडी का क्या बताना है आपको, अपोजिट वर्ड. गॉडी का सेंस होता है भड़कीला. कैसा सेंस होता है, भड़कीला. लेकिन नेगेटिव वे में नहीं होता, पॉजिटिव वे में होता है. टॉडी वो जो वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है. तो क्या हो सकता है इसका आंसर, अगली मत लगा देना. ठीक है, ड्रैब हो सकता है इसका आंसर. क्या हो सकता है, ड्रैब. नेगेटिव वे में आंसर देना है इसका. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. गॉडी का अपोजिट वर्ड होता है क्या, ड्रैब. चलिए अगला, अगला क्या है, इसमें कुछ गलत. इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे पास चला गया है. एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, एक सेकंड रुकना बच्चों बस. चलो लिखा हुआ है, द नीड्स ऑफ एन एस्थेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन. यहां पर ये क्वेश्चन था कि जो ये बच्चों द नीड्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नीड्स का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है. यार सिंपल सी बात है, आपके वैसे नीड्स वर्ब भी होती है ना. तो आप पढ़ो, वर्ब होती है लेकिन इसके पहले क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द. तो आर्टिकल द लगने की वजह से ये वर्ड यहां पर क्या हो जाता है ना, ये वर्ड यहां पर क्या हो जाता है ना. तो ऑप्शन नंबर इज 1, ऑप्शन नंबर इज 1 नाउ. ठीक है भाई, ऐसे ही पेपर में बहुत बार आया हुआ है द ब्रेव.
क्वेश्चन आएगा द ब्रेव। अगर कोई एडजेक्टिव आर्टिकल द ले लेता है तो वो उस केस में प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे ऑनेस्ट से पहले द लग जाए तो द ऑनेस्ट, वो उस केस में नाउन हो जाएगा। पुअर से पहले द लग गया तो वो उस केस में नाउन हो जाएगा। वैसे अगर सिर्फ पुअर लिखा हो, रिच लिखा हो, ऑनेस्ट लिखा हो, ब्रेव लिखा हो तो ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और इनके साथ एस मत लगाया करो क्योंकि इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और अगर आपने एस लगा दिया तो प्लूरल के सेंस में नहीं हो सकता। जैसे द पुअर्स लिख दिया आपने, गलत हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है कि द लगते ही वो उस केस में प्लूरल नाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने आज आपको अपनी क्लास के अंदर ये सारे वो क्वेश्चंस करा दिए जो हमारे अभी जो 10 तारीख और 11 तारीख को पेपर हुआ है। आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लो और देखो कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमारे लिए रह गया हो, क्योंकि डीएसएसबी के एग्जाम में इनका एडवांस लेवल आता है। वो आपसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज बता दो, एडवर्ब क्लॉज बता दो। ठीक है, पूछ लेगा, लेकिन वो उसके टाइप भी पूछ सकता है, वो एडवर्ब क्लॉज के भी टाइप पूछ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कर लो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।